सिद्धू और कान्हू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेज़ों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही वन विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस्तर के लोग। नंबर 2, लोगों के भय। नंबर 3, जावा के जंगलों में बदलाव। प्यारे बच्चों, बस्तर एक पठार पर स्थित है। वन नियंत्रण से प्रभावित यहाँ के आदिवासी कबीलों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किए। इन विद्रोह का आरंभ ध्रुव कबीले द्वारा हुआ। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी ज़मीन धरती माँ से मिली है और बदले में प्रत्येक किसान त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये लोग अपनी सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक समस्याओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से लकड़ी लेना चाहते हैं तो बदले में उन्हें छोटा सा शुल्क अदा करना पड़ता है, जिसे देवसारी या मान कहा जाता है। नंबर 2, लोगों के भय। प्यारे बच्चों, औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने, शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग परेशान हो उठे। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। बहुत सारे लोग नेधानार गांव के गुंडाधूर को इस आंदोलन का नेता मानते थे। आंदोलनकारियों द्वारा बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया। अंग्रेज़ों ने बगावत को कुचलने के लिए सेना भेजी। सेना ने उनके तंबुओं को घेर पर उन पर गोलियां चला दी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार सेना को नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए, लेकिन वे गुंडाधूर को न पकड़ सके। विद्रोहियों की यह सबसे बड़ी जीत थी। जावा के जंगलों में बदलाव। प्यारे बच्चों, जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था, वनों से ढका हुआ था। इसके पास बहुत सारे वन क्षेत्र थे। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों की तरह वह भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे। डच वैज्ञानिक वानिकी। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं जावा के लकड़हारों के बारे में। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बंटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल काम था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना आरंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका विरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। नंबर 2,
डच वैज्ञानिक वानिकी। प्यारे बच्चों, 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों को जंगल तक पहुंच पर बंदिशें लगा दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से ही लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को पशु चराने, बिना परमिट लकड़ी देने या जंगल से गुजरने पर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की ज़मीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांव को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवसाय को ब्लेंडाग डियनस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। सामिन की चुनौती, युद्ध और वन विनाश, वानिकी में नए बदलाव। सामिन की चुनौती। प्यारे बच्चों, 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदुबलातोंग गांव के निवासी सुरोतिनको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालकीने पर सवाल खड़ा करना आरंभ कर दिया। उसका तर्क था कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसीलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता, और शीघ्र ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ साम्यवादियों ने अपनी ज़मीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरना या बेकार करने से इनकार कर दिया। युद्ध और वन विनाश। प्यारे बच्चों, पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज़ों की जंगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों को जला दिया गया, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने जंगल काटने के लिए लोगों को बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और ज़मीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हो गया। वानिकी में एक बदलाव। प्यारे बच्चों, 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने की बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए
प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसीलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुड्डू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे। गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आप अपने अध्यापक की सहायता से गृह कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? नंबर 2, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? नंबर 3, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? नंबर 4, वनों के विनाश का कोई एक कारण बताओ। नंबर 5, बागान से क्या अभिप्राय है? नंबर 6, इमारती लकड़ी के 2 वृक्षों के नाम बताओ। नंबर 7, महुआ के पेड़ से क्या प्राप्त होता है? नंबर 8, विश्व के किन भागों में झूम खेती की जाती है? प्यारे बच्चों, आज का हमारा व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।